जय श्री कृष्ण मित्रों। स्वागत है आपका अपने चैनल सच्चा ज्ञान टीवी में। आज हम लेकर आए हैं कामचोर पत्नी की कहानी। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। गांव सूरतपुर में सुबह सुबह हल्का कोहरा था और चौपाल पर चार बुजुर्ग ठंड से कांपते हुए हुक्का फूंक रहे थे। तभी हरिया दौड़ता हुआ आया और बोला, अबे ओ बुजुर्गो, पप्पू काका के बेटे की बहू आ गई। सबकी गर्दनें एक साथ घूम गईं, जैसे किसी ने मुफ्त में लड्डू बांटे हों। कौन बहू? फुलवा काकी की आवाज चाय के उबलते भगोने से भी तेज थी। वही जो शहर से आई है। बोलते हैं बहुत पढ़ी लिखी है, पर भाई चेहरे पे तो सीधे साधेपन की मूर्ति लगती है। गांव में बहुओं की एंट्री किसी परेड से कम नहीं होती। सबने दरवाजों से झांक झांक कर बहू को देखा। लंबा घूंघट, सिल्क की साड़ी, लेकिन हाथ में ना बेलन था ना झाड़ू। सभी ने चुपचाप देखा, पर दिल में सोच लिया, यह कुछ अलग है। पहले ही दिन बहू ने चाय बनाने से मना कर दिया। मैंने शहर में कभी चूल्हे पर नहीं पकाया, उसने सीधी आवाज में कहा। सास जुगनी देवी को तो जैसे कलेजा जलता महसूस हुआ। उन्होंने बेलन उठाया, पर जैसे ही मुड़ी, बेलन गायब। अबे बेलन किधर गया? अम्मा, आपने झोपड़ी में तो नहीं रख दिया? मैंने रखा ही नहीं। इस घर में कुछ भी सीधा नहीं रहा। बेलन का जाना एक झटका था। फिर झाड़ू गई, फिर वो पुराना पीतल का कटोरा जिससे हर त्योहार पर खीर बनती थी। जुगनी देवी परेशान, बहू मुस्कुराती। मैंने तो कुछ नहीं लिया, वो रोज कहती। सास घूरती और सोचती, काम तो करती नहीं, और सामान ऐसे गायब होता है जैसे ससुराल नहीं, जादू का घर हो। गांव की औरतों में चर्चा फैल गई, नई बहू कामचोर है। नहीं, वो तो कोई तांत्रिक लगती है। अरे भाभो, मैंने तो अपने कानों से सुना। रात में कोई बोल रहा था, बेलन बेलन। एक दिन शाम को जुगनी देवी ने फैसला किया, बहू की टोह लेनी होगी। वो रात को झोंपड़ी के कोने में छुपकर बैठ गई। बहू आई, चुपचाप, हाथ में लाल रंग की किताब। उसने अलमारी खोली, कुछ देखा और बुदबुदाई, एक दिन में 3 चीजें ज्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो शक हो जाएगा। सास के तो हाथ पांव ठंडे पड़ गए। अगली सुबह गांव में खबर उड़ गई, नई बहू सामान गिनती करके चुराती है। पप्पू काका परेशान, मेरी बहू चोर है। लेकिन बहू हर बार मुस्कुराकर कहती, मैं तो बस आराम पसंद हूं। गांव में सब सोचने लगे, ये बहू कामचोर है या दिमाग चोर। और तभी एक नई बात सामने आई, पड़ोस की रामदुलारी की साड़ी भी गायब। अब तो सारा गांव हिल गया। सभी ने फैसला लिया, अब कुछ करना पड़ेगा। अगली रात गांव की 3 औरतें सास समेत बहू की टोह में लगीं। सबको लगा, आज सच सामने आएगा। रात के 2 बजे बहू उठी, अलमारी खोली और कुछ निकाला, लेकिन वो बेलन नहीं, पॉपकॉर्न निकला। सास ने चिल्ला दिया, अबे तू बेलन क्यों नहीं चुरा रही, पॉपकॉर्न क्यों बना रही है? बहू बोली, क्योंकि नेटफ्लिक्स पे फिल्म देखनी है अम्मा, शहर में ऐसे ही करते हैं। सास बेहोश, बाकी औरतें हंस हंस के दोहरी। पर असली मजा तो तब आया जब अगले दिन गांव के स्कूल की चोरी हुई और सीसीटीवी में जो दिखा वो देखकर सबका दिमाग हिल गया। वो चोर बिल्कुल बहू जैसे कपड़े पहने था। बहू की कामचोरी की बात अब पूरे गांव में फैल चुकी थी, लेकिन बहू को इस सब से जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। वो रोज की तरह आराम से लेटती, मोबाइल में कुछ देखती और बस मुस्कुराती रहती। सास जुगनी देवी दिन ब दिन और ज्यादा चिढ़ती जा रही थीं। काम तो होता नहीं था, ऊपर से सामान गायब, और अब तो गांव वालों के ताने भी शुरू हो गए थे। बड़ी आई बहू बेलन तक नहीं उठा सकती। एक दिन जब बहू से झाड़ू लगाने को कहा गया तो उसने सीधी सादी शक्ल बनाते हुए कहा, मैंने कसम खाई है, झाड़ू की कसम, कभी झाड़ू नहीं लगाऊंगी। मेरे शरीर को धूल से एलर्जी है, डॉक्टर ने मना किया है। सास की आंखों में खून उतर आया, पर बहू की बात में ऐसा आत्मविश्वास था कि कोई कुछ कह ही नहीं पाया। उसी रात एक अजीब बात हुई। घर के पुराने कमरे का दरवाजा, जो हमेशा बंद रहता था, अचानक खुल गया। हल्की सी चरमराहट के साथ दरवाजा खुला और फिर एक हल्की सी आवाज आई, धप, जैसे कुछ गिरा हो। सास की नींद खुल गई।
उन्होंने बेटे को उठाया पर वह बोला, अम्मा, आपको वहम होता है, सुझाइए। पर जुगनी देवी कहाँ मानने वाली थीं। अगले दिन सुबह सुबह उन्होंने उस कमरे की तलाशी ली। कमरा तो वैसा ही था, धूल से भरा, पुरानी संदूक और दीवार पर एक मकड़ी का जाला जो अब इतना बड़ा हो चुका था कि उसमें एक चूहा तक फंस सकता था। लेकिन एक कोने में मिट्टी में कुछ रेखाएं बनी थीं, जैसे किसी ने कुछ भारी चीज घसीटी हो। जुगनी देवी का माथा ठनका। उन्होंने तुरंत बहू पर शक किया। उन्होंने बहू से पूछा, रात को उस कमरे में तू गई थी? बहू ने आंखें मटकाते हुए जवाब दिया, अरे अम्मा, उस कमरे में तो भूत है, मैं क्यों जाऊंगी वहां, मैं तो डरती हूं। सास बोली, ससुरी, काम से डर नहीं लगता तुझे, भूत से लगता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। अगले कुछ दिन तक रात के 2 बजे वही दरवाजा हर रोज खुलता रहा। हर सुबह घर से कुछ न कुछ गायब होता। एक दिन तेल की बोतल, एक दिन गर्म पानी की बाल्टी, एक दिन सास की चप्पलें। सबसे अजीब बात यह थी कि बहू की अलमारी में हमेशा कुछ नया निकलता। कभी पंखा, कभी रूमालों का ढेर, कभी वो ही चप्पलें जिनके लिए सास ने पूरा घर सिर पर उठा लिया था। अब सास को यकीन हो गया कि अलमारी में जरूर कोई रहस्य छिपा है। उन्होंने बहू की गैर मौजूदगी में अलमारी की जांच करने की ठानी। जब बहू गांव की दुकान पर गई तो सास ने मौका देखकर अलमारी खोली। अंदर ढेर सारी साड़ियां थीं, लेकिन एक कोना कुछ अजीब लग रहा था। उन्होंने हाथ से टटोला तो एक गुप्त तहखाना जैसा महसूस हुआ। धीरे धीरे उन्होंने साड़ियां हटाईं और देखा कि अलमारी के पीछे की लकड़ी अलग है, जैसे वो खुल सकती है। जब उन्होंने जोर लगाया तो एक लकड़ी का पैनल खुला और पीछे से एक छोटा सा रास्ता दिखाई दिया जो सीधे उसी पुराने कमरे में जा रहा था। सास की आंखें फटी रह गईं। बहू हर रात इस गुप्त रास्ते से पुराने कमरे में जाती थी, लेकिन क्यों? अगले दिन सास ने पंचायत में जाकर सब बताया। लोग पहले तो हंसे, फिर चौंके, फिर बोले, इस बहू की कहानी कुछ गहरी है। सबने तय किया कि आज रात सब मिलकर इस रहस्य को सुलझाएंगे। रात को गांव के 3-4 लोग, सास और 2 औरतें बहू के कमरे में चुपचाप छुप गए। रात के 2 बजे अलमारी की दरवाजे खुली। बहू अंदर गई और उसके हाथ में एक छोटा टॉर्च था। वो पुराने कमरे की ओर बढ़ी और वहां जाकर एक संदूक से कुछ निकाला, एक पुरानी डायरी और एक धातु का छोटा सा डिब्बा। तभी अचानक सास ने लाइट जला दी। अबे ओ बहू, ये सब क्या है? बहू चौंकी, लेकिन घबराई नहीं। मुस्कुराते हुए बोली, ये मेरी नानी की डायरी है और ये डिब्बा मेरे बचपन के सपनों का है। मैं यहां सिर्फ इन्हें पढ़ने आती हूं क्योंकि मुझे अकेले में शांति मिलती है, और जो सामान गायब होता है वो मैं नहीं लेती, वो तो मेरे सपनों का हिस्सा है। लोगों को कुछ समझ नहीं आया, ये बहू सच में कामचोर है या ड्रामे की देवी। तभी भीड़ में से एक बच्चा चिल्लाया, अरे वो देखो, स्कूल की चोर फिर से सीसीटीवी में आई है। इस बार उसने मास्क पहना है। और सबके होश उड़ गए क्योंकि उस वीडियो में जो नजर आ रहा था वो बहू जैसी ही लग रही थी, लेकिन हाथ में था झाड़ू। अब सवाल बड़ा था, जो कहती है झाड़ू की कसम, वो झाड़ू लिए घूम रही है रात को। फिर बहू ने ऐसा क्यों कहा था? सस्पेंस गहरा गया था। अब गांव वाले तय कर चुके थे, अगली रात सच्चाई का पर्दाफाश होगा। लेकिन बहू के चेहरे की वो रहस्यमयी मुस्कान अब भी बरकरार थी। गांव सूरतपुर में अब हर कोई रात को जल्दी सोने की बजाय चुपचाप जागता था ताकि बहू का अगला कारनामा देख सके। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सबकी जिंदगी जैसे एक ही चैनल पर अटक गई थी, बहू लाइव। कोई कहता, ये बहू कामचोर नहीं, एकदम तेज बुद्धि है। तो कोई कहता, नहीं नहीं, ये तो गांव की सबसे बड़ी चालाकी है। लेकिन सच क्या था, ये किसी को नहीं पता था। पिछली रात जब बहू हाथ में टॉर्च लेकर अलमारी के रास्ते से पुराना कमरा गई और वहां से डायरी और धातु का डिब्बा निकाला, तो किसी को भी उसका मकसद समझ नहीं आया। अब सास को पक्का यकीन हो गया था कि इस बहू के पीछे कोई बड़ा खेल चल रहा है। उन्होंने अगली सुबह पड़ोस की 3 औरतों को बुलाया, रामी, फुलवा और चमेली। तीनों वैसे तो एक दूसरे से कम ही बोलती थीं, लेकिन बहू के मामले में एकदम एकजुट हो गईं। सबने मिलकर प्लान बनाया। अब इस बहू की जासूसी का जिम्मा हम चारों का है। उस रात चारों औरतें छुप छुप कर बहू के पीछे लगीं।
बहू रोज की तरह बेफिक्र दिख रही थी, बिस्तर पर मोबाइल में उंगलियां चला रही थीं और धीरे धीरे आंखें बंद होने का नाटक कर रही थी। लेकिन जैसे ही घड़ी ने रात के 2 बजाए, बहू एकदम फुर्ती से उठी और सीधा अलमारी के रास्ते कमरे में गई। इस बार बहू के साथ कोई और भी था। सास और बाकी तीनों औरतें अलमारी से हल्का सा झांक रही थीं। उन्हें दिखा बहू किसी औरत को धीरे धीरे संदूक से कुछ देती है, साड़ियां, बर्तन और कुछ अचार के मटके। अब तक सास की शक की लिस्ट में केवल बहू का नाम था, पर अब कोई और भी शामिल हो चुका था। उस दूसरी औरत का चेहरा पूरी तरह नहीं दिखा, लेकिन उसकी चाल रामी को कुछ जानी पहचानी लगी। अरे, ये तो बसंती है ना, वो जो 3 साल पहले शहर चली गई थी, फुलवा ने चौंकते हुए कहा। हाँ, वही, जो बोलती थी अब मैं शहर से नौकरी करके दिखाऊंगी। अब सबका दिमाग घूम गया। बहू और बसंती मिलकर कुछ गड़बड़ कर रही थीं। क्या ये कोई गिरोह है? अगले दिन सास ने बहू को टोकते हुए पूछा, कल रात कौन आया था उस कमरे में? बहू मुस्कुरा दी। अम्मा, कोई नहीं, आपके सपनों में लोग आने लगे हैं शायद। सास को तो जैसे करंट लग गया। ये लड़की सिर्फ कामचोर नहीं, बोलचाल में भी तोप है। उस शाम पंचायत में सास, रामी, फुलवा और चमेली ने मिलकर सारी बात रख दी। सरपंच ने बात सुनी, मूंछों को घुमाकर बोला, अगर ये सच है तो ये गांव में कोई बड़ा राज छिपा है। हम इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। रात को गांव के 5-6 समझदार लोग पंचायत के आदेश से बहू की निगरानी करने लगे। लेकिन जिस दिन सब तैयार थे, उस रात बहू कहीं नहीं निकली। वो पूरी रात गहरी नींद में सोई रही, जैसे उसे कोई खबर ही नहीं कि दुनिया उसके पीछे पड़ी है। अब लोगों को शक होने लगा, कहीं सास ने कुछ ज्यादा ही सोच लिया हो। लेकिन 2 दिन बाद गांव में असली बम फूटा। गांव की पुरानी हवेली में, जहां कोई नहीं जाता था, वहां से कुछ औरतों की हंसी की आवाजें आईं। सरपंच समेत कुछ लोग गए और जब दरवाजा खोला, अंदर बैठी थीं बहू, बसंती और गांव की 10 औरतें। सबके हाथ में चाय, मूंगफली और बीच में एक तख्ती टंगी थी। कामचोर क्लब, सिर्फ औरतों के लिए। सरपंच की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये क्या है? बहू ने मुस्कुराते हुए कहा। हमने सोचा गांव के सारे काम आदमी करें और औरतें हफ्ते में 1 दिन बस आराम करें, इसलिए ये क्लब बनाया है। नाम मजाक में है, काम असली है। आराम करना भी तो एक क्रांति है। अब गांव 2 हिस्सों में बंट गया। एक तरफ वो लोग जो इस क्लब को आलसी मंडली कह रहे थे और दूसरी तरफ वो महिलाएं जो कह रही थीं, हमें भी चाहिए आराम, सिर्फ काम नहीं। अगले दिन जब पंचायत में इस पर चर्चा हुई तो बहस इतनी लंबी हुई कि दोपहर का खाना भी छूट गया। बहू ने खड़े होकर कहा, अगर मर्दों को चौपाल में बैठने का हक है तो औरतों को भी हवेली में बैठने का हक होना चाहिए। तालियां बज उठीं। लेकिन सरपंच ने सवाल उठाया, रात में चोरी क्यों हो रही है फिर? स्कूल में सामान कौन ले जा रहा है? तभी एक बच्चा भागता हुआ आया और चिल्लाया, सीसीटीवी में आज जो आया है उसके हाथ में मोबाइल था और उसमें बहू का वॉलपेपर था। अब फिर से शक बहू पर आ गया। लेकिन इस बार बहू बोली, मैं बताऊंगी सब कुछ। अगले हफ्ते मेरे क्लब की बैठक में आप सबको आमंत्रित किया जाता है। अब गांव के हर आदमी को लगने लगा, ये बहू कोई मामूली कामचोर नहीं है, ये तो प्लानिंग की रानी है। सभी की निगाहें अब उस बैठक पर टिकी थीं, जिसमें हो सकता था गांव की सबसे बड़ी चोरी का खुलासा या बहू की सबसे बड़ी चाल का पर्दाफाश। गांव के लोग अब हर दिन यही चर्चा करते थे कि बहू आखिर कौन सी खिचड़ी पका रही है। कामचोर क्लब, सिर्फ औरतों के लिए, अब पूरे सूरतपुर की सुर्खियों में था। कुछ औरतें छुप छुप कर वहां जातीं, कुछ मर्द अपनी बीवियों की निगरानी करने लगे थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था कि बहू ने अगले हफ्ते की बैठक में आखिर ऐसा क्या बताने का वादा किया है जिससे गांव की चोरी का भांडा फूट सकता है। सप्ताह भर तक गांव में चुपचाप सरगर्मी रही। लोग बाहरी तौर पर अपने अपने काम करते रहे, लेकिन अंदर ही अंदर सबकी नजर उस दिन पर थी। उधर बहू पूरे आत्मविश्वास से क्लब की तैयारियों में लगी रही। बसंती ने पुरानी हवेली की सफाई करवाई। रामी और चमेली ने नाश्ते और नींबू पानी की व्यवस्था संभाली। और सबसे मजेदार बात, गांव की कुछ बुजुर्ग महिलाएं भी
इस क्लब का हिस्सा बन चुकी थीं, जिन्हें देखकर अब तो सबसे ज्यादा गपशप वहीं होती थी। आखिर वो दिन आ ही गया जब बहू ने गांव वालों को आमंत्रित किया था। हवेली में एक लंबा चौड़ा फर्श बिछाया गया था। बीच में माइक जैसा स्टैंड खड़ा किया गया, जिसे दरअसल लौटे और पाइप से बनाया गया था। चारों ओर गांव वाले बैठ चुके थे। मर्द, औरतें, बच्चे, सबको जैसे किसी फिल्म का इंतजार था। बहू हाथ में एक बड़ी सी किताब लेकर मंच पर चढ़ी और बोली, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे पहले ओपन बैठक में। आज मैं आपके सामने कुछ राज खोलने वाली हूं, जिन्हें जानकर आप या तो मेरी इज्जत करेंगे या मुझे सीधा कुएं में फेंक देंगे। लोग हंस पड़े, लेकिन बहू की आंखों में गहराई थी। उसने किताब खोलकर पढ़ना शुरू किया। ये है मेरी नानी की डायरी। इसमें लिखा है कि कैसे उन्होंने गांव में रहते हुए एक गुप्त मंडली चलाई थी, श्रम विराम समिति, जहां औरतें एक दूसरे को समय देती थीं, थकान से उबरने का तरीका बताती थीं और जरूरतमंदों की चोरी किए बिना मदद करती थीं। बहू ने डायरी से कुछ किस्से सुनाए, जैसे नानी जी ने एक बार गांव की सबसे कंजूस औरत की अलमारी से सिर्फ उसके छिपाए बिस्कुट निकाले थे, ताकि गांव की भूखी औरतों को मिल जाए। और कैसे हर हफ्ते एक गुप्त चिट्ठी गांव के कुएं में फेंकी जाती थी, जिससे पता चलता था कि कौन औरत आज सबसे ज्यादा परेशान है। फिर बहू ने कहा, मैंने वही परंपरा फिर से शुरू की है, लेकिन थोड़ा एडवांस तरीके से। आज जो चीजें गायब हो रही हैं, वो चोरी नहीं है। हम औरतें उन्हें इकट्ठा करके उन औरतों को दे रही हैं जिन्हें जरूरत है। गांव के स्कूल से जो सामान गया, वो हमने रंग पट्टी और किताबों में बदलकर उसी स्कूल में चुपचाप वापस पहुंचाया। आप जाकर चेक कर सकते हैं। गांव वालों ने हैरानी से एक दूसरे को देखा। कई मर्द तो चुप हो गए, लेकिन तभी सरपंच ने सवाल दागा, तो फिर सीसीटीवी में जो नकाबपोश दिखा था, वो कौन है और झाड़ू क्यों लिए घूम रहा था? बहू मुस्कुराई और कहा, अब असली राज खुलने का वक्त आ गया है। तभी दरवाजे से कोई तेज चाल में चलता हुआ आया। वह और कोई नहीं, गांव का वही लड़का गोलू था, जो शहर में पढ़ाई कर रहा था और हाल ही में लौटा था। गोलू ने हाथ जोड़कर कहा, मैं ही वो नकाबपोश हूं। मैं रात को स्कूल की साफ सफाई कर रहा था, क्योंकि मुझे शर्म आती थी कि मेरे गांव का स्कूल इतना गंदा है। मैंने झाड़ू इसलिए ली थी ताकि सबको लगे कोई सफाई वाला आया है, और बहू दीदी ने मुझे ये सब करने की हिम्मत दी। सन्नाटा छा गया। अब किसी के पास बोलने को कुछ नहीं था। सास तक हैरान रह गईं कि बहू, जिसे वो नासमझ और कामचोर समझती थीं, असल में गांव की सबसे चुपके वाली सुधारक निकली। लेकिन नाटक यहीं खत्म नहीं हुआ। तभी एक बूढ़ी औरत धीरे धीरे उठकर बोली, बहू, तेरा काम बहुत अच्छा है, लेकिन सच सच बता, तू सच में झाड़ू से एलर्जिक है या सिर्फ बहाना बनाया था काम न करने का? बहू ने हंसते हुए जवाब दिया, एलर्जी नहीं थी दादी जी, बस बहू बनते ही सबने मुझे नौकरानी समझ लिया था। मैंने सोचा, जब तक खुद की इज्जत नहीं बनती, झाड़ू नहीं उठाऊंगी। और अब अगर कोई मुझसे कहेगा, बहू झाड़ू उठा, तो मैं कहूंगी, क्यों, क्या तुम्हारा हाथ टूट गया? लोग जोर जोर से हंस पड़े। सास ने भी पहली बार बहू के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, ससुरी, तुझसे तो मैं हार गई। तू सच में कामचोर नहीं, कामचोरों की नेता निकली। उस दिन से गांव में महिलाओं का कामचोर क्लब अब समानता मंच में बदल गया। हर हफ्ते बैठक होती, विचार विमर्श होता और काम का बराबरी से बंटवारा होता। मर्दों को भी कभी कभी रोटी बेलनी पड़ती और बहू अब सुबह जल्दी उठकर सास के साथ दूध उबालती। लेकिन अब ये मजबूरी नहीं, सम्मान का हिस्सा था। गांव सूरतपुर की वो बहू, जिसे सब आलसी समझते थे, अब गांव की सबसे समझदार औरत मानी जाती थी। लेकिन कहानी अभी बाकी है, क्योंकि अगले भाग में गांव में एक नया मेहमान आने वाला है, जो सबको बताएगा कि असली काम चोरी क्या होती है, और उसके आने से बहू को भी अपना माथा पकड़ना पड़ेगा। गांव सूरतपुर की जिंदगी अब धीरे धीरे पटरी पर लौट रही थी, लेकिन अब ये पटरी सीधी नहीं, बल्कि थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी और मजेदार हो चुकी थी। कामचोर क्लब अब समानता मंच में तब्दील हो चुका था, जहां औरतें न सिर्फ हंसी मजाक करती थीं, बल्कि गांव के छोटे मोटे सामाजिक फैसले भी लेती थीं। बहू अब एक तरह से गांव की सुपरस्टार बन गई थी।
बच्चे उसकी बातें सुनकर लौटपोट हो जाते और मर्द अब अपनी बीवियों से कहने लगे थे, आज खुद ही चाय बना लो, मैं थोड़ा सो लूं। बहू वाला क्लब ज्वाइन कर लिया है क्या? सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे हर कहानी में एक मोड़ आता है, वैसे ही इस कहानी में भी आया। एक दिन गांव के बस अड्डे पर एक लंबा चौड़ा हड्डी जैसा दुबला लेकिन ऐंठा हुआ आदमी उतरा। उसके हाथ में एक पिट्ठू बैग था, आंखों पर काला चश्मा और मुंह में तंबाकू चबाते हुए वह पूछ रहा था, सूरतपुर का ये कामचोर क्लब किधर है? मैंने यूट्यूब पर देखा था, अब मैं भी शामिल होना चाहता हूं। गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह गईं। किसी ने सोचा था कि बहू की चालाकी गांव से बाहर भी मशहूर हो जाएगी। वह आदमी था पन्नालाल, बहू का दूर का मौसा ससुर, जिसे गांव वाले कभी भुला चुके थे। वो बोला, मैं अब हमेशा के लिए यहीं रहूंगा और काम नहीं करूंगा। मुझे बहू से कामचोरी के गुर सीखने हैं। बहू ने जब देखा कि पन्नालाल सच में पूरे विश्वास के साथ कामचोरी को जीवन का लक्ष्य बना चुका है, तो उसे भी सिर पकड़कर बैठना पड़ा। अगले ही दिन पन्नालाल ने गांव में ऐलान कर दिया, मैं इस महीने का सबसे कामचोर आदमी बनकर दिखाऊंगा। वो सुबह उठते ही दरवाजे के बाहर खाट लगाता, ऊपर तान के चादर ओढ़ता और सबको आदेश देता, अरे ओ चाय लाओ, मैं प्रतियोगिता की तैयारी कर रहा हूं। शुरुआत में सबको लगा मजाक है, लेकिन जब पन्नालाल ने पंचायत से लिखित में अर्जी दी कि मुझे काम ना करने का प्रमाण पत्र चाहिए, तो पंचायत भी चकरा गई। सरपंच बोले, भाई ये कौन सी प्रतियोगिता है? पन्नालाल ने गर्व से बताया, शहर में राष्ट्रीय कामचोर सम्मेलन होने जा रहा है। जो सबसे बढ़िया बहाना बना सके, जो काम न करे और फिर भी आराम से जिए, उसे कामचोरी चक्रवर्ती की उपाधि दी जाएगी। बहू ने माथा पीट लिया। गांव की इज्जत अब एक तरफ, अब तो उनका समानता मंचो ही मजाक बनने वाला था। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा, अगर पन्नालाल को कामचोरी में हराना है तो उसी की भाषा में हराना पड़ेगा। बहू ने योजना बनाई। गांव में एक काम प्रतियोगिता रखी जाएगी, जिसमें हिस्सा लेने वाले सबको एक दिन में 100 छोटे छोटे काम करने होंगे, जैसे गाय को चारा डालना, कुएं से पानी निकालना, रोटियां बेलना, बच्चों को पढ़ाना और सबसे जरूरी, बिना शिकायत किए सब करना। पन्नालाल ने चुनौती स्वीकार कर ली, लेकिन शर्त रख दी, अगर मैं हार गया तो गांव थोपो छोड़ दूंगा, लेकिन अगर मैं जीत गया तो समानता मंच का अध्यक्ष बनूंगा। पूरे गांव में जैसे हलचल मच गई। अब ये मुकाबला बहू बनाम पन्नालाल का था। बहू की टीम में थीं गांव की औरतें और पन्नालाल अकेला था, लेकिन उसमें न जाने कौन सी ऊर्जा आ गई थी। प्रतियोगिता का दिन आया। सुबह 5 बजे ही गांव का मैदान भर गया था। ड्रम बज रहे थे, लोग सीटी बजा रहे थे। बहू ने गुलाबी साड़ी पहनी थी और कमर कसकर तैयार थी। पन्नालाल ने पीला गंजी पहन रखा था, जिस पर लिखा था, काम से छुट्टी, आराम से जिंदगी। काम शुरू हुआ। बहू ने तेजी से पहली बाल्टी पानी निकाली। पन्नालाल ने रस्सी से हाथ छिलवा लिया। बहू ने बच्चों को पहाड़े सिखा दिए। पन्नालाल उनके सवाल सुनकर बेहोश होते होते बचा। बहू ने रोटियां बेलनी शुरू की। पन्नालाल आटे में ही फिसल गया। दिन भर काम चलता रहा और शाम तक सब थक कर चूर हो गए। पन्नालाल ने जैसे तैसे 27 काम पूरे किए थे और बहू ने पूरे 19। आखिरी 2 काम रह गए थे, घर के बुजुर्ग की चप्पल तलाशना और एक फटी कमीज सीलना। बहू दोनों काम कर चुकी थी, लेकिन पन्नालाल उस समय एक पेड़ के नीचे बैठा ठंडा नींबू पानी पी रहा था। पंचायत ने ऐलान किया, बहू विजेता है और पन्नालाल अब आरामचंद पुरस्कार के लिए नामांकित है, क्योंकि उसने काम कम किया और बहाने ज्यादा। पन्नालाल ने हार मानते हुए कहा, बहू मैं हार गया, लेकिन एक बात है, अब मैं यहां नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा।
और बच्चों को काम चोरी से कैसे बचा जाए यही सिखाऊंगा। बहू मुस्कुराई और बोली, सिखा लेना पन्ना मौसा, लेकिन सुबह 6 बजे से पहले उठना पड़ेगा। पूरा गांव हंसी से लौटपोट हो गया। उस दिन के बाद बहू का नाम गांव की कहानी में दर्ज हो गया। एक ऐसी बहू जो कामचोर कहलाकर भी गांव की रीढ़ बन गई और जिसने साबित कर दिया कि असली चालाकी कामचोरी में नहीं, काम को समझदारी से करने में है। पन्नालाल आज भी गांव में है, लेकिन अब वो रोज आए की सुबह सबसे पहले उठता है ताकि बहू उसे कामचोर न कहे। और इस तरह खत्म हुई कामचोर पत्नी की एक ऐसी कहानी जिसने गांव के हर घर में एक नई सोच पैदा कर दी। कहानी कामचोर पत्नी सुनकर शायद पहली नजर में लगे कि यह महज हंसी ठिठोली और मनोरंजन से भरी एक हास्य कथा है, लेकिन इसके भीतर छिपा संदेश कहीं अधिक गहरा और जीवन से जुड़ा हुआ है। समाज में अक्सर हम काम करने वालों की तारीफ करते हैं, लेकिन काम न करने वालों की कहानी को या तो अनदेखा कर देते हैं या मजाक बना देते हैं। इस कहानी में कामचोर बहू के बहाने से यह दिखाया गया कि असली समझदारी सिर्फ मेहनत करने में नहीं, सही समय पर सही दिशा में मेहनत करने में है। बहू ने काम करने से इनकार करके काम को नए नजरिए से देखा। उसने सीधा साधा झाड़ू पकड़ने के बजाय पूरे गांव के सोचने का तरीका बदल दिया। उसने दिखाया कि कामचोर कहलाना उतना बुरा नहीं। अकी सिबोमी आनी वानी, अगर आप उसके पीछे सोच और बदलाव लेकर आ रहे हैं। पन्नालाल का किरदार हमें ये सिखाता है कि कभी कभी मजाक में ही गंभीर सीख मिल जाती है। कामचोरी तब तक बुरी है जब तक वो सिर्फ बहाना है, लेकिन अगर हम आराम और सादगी को सोच के साथ जोड़ दें तो वहीं आराम आराम प्रेरणा बन जाता है। इस पूरी कहानी का सार यही है, काम का बंटवारा जरूरी है, सोच का बदलाव जरूरी है, और सबसे जरूरी है हर काम को सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, समझदारी के साथ करना। कभी कभी काम ना करने वाले भी समाज के सबसे जरूरी बदलाव ले आते हैं, बस उन्हें समझने की नजर चाहिए।